प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था कि 12वीं की जो क्लास है, 12th जो CBSE क्लास है, वो आपकी बेस्ड क्लास है। तो प्यारे बच्चों, इस बेस्ड क्लास पर ही आपका पूरा का पूरा जीवन आधारित है। इसी क्लास पर आपका पूरा का पूरी जो जीवन है वो निर्भर करता है। यदि इस क्लास के अंदर आप अच्छी मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर किसी भी तरह की कठिनाई आए उनका आपका सामना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे कि कल आपने मन की बात में नरेंद्र मोदी जी उन होनहार बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उन होनहार बच्चों ने नरेंद्र मोदी जी को बताया कि किस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क की है और एक टाइम टेबल मेंटेन किया है। उन्होंने बताया कि 7 से 8 घंटे वो डेली अपना रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल उन्होंने मेंटेन किया था उसी के आधार पर वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जिससे उनको ये सफलता मिली। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो प्रेरित हुए वो अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो प्यारे बच्चों, जो आपके गुरुजन, आपके टीचर्स, आपके माँ बाप आपको जो अच्छे शिक्षाएं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जो गाइडलाइन वो दे रहे हैं, उनका आप अवश्य फॉलो करें। इन्हीं गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के आधार पर ही आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इसी +2 क्लास पर ही आपका जीवन डिपेंड करता है, इसलिए हार्ड वर्क के द्वारा ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपने अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है, किस तरह से आपने अपने सभी सब्जेक्टों को इम्पोर्टेंस देना है और अपने टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और अपने जो गार्जियंस है, माता पिता है, उनके द्वारा बताई गई बातों पर आप अवश्य ही अमल करेंगे, उनका फॉलो करेंगे। धन्यवाद। आज जो लेसन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो लेसन, जैसे कि आपको पता है, लेसन का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसमें हमने आपको अभी तक बताया कि किस तरह से जुडिशरी और कार्यपालिका के बीच में टकराव हुए। उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1971 के बारे में आपको बताया। फिर कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनके जीवन परिचय के बारे में, उनका जीवन परिचय का इंट्रोडक्शन जो हमने आपको समझाया। इसके बाद आज जो हम नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे, उससे पहले हमने आपको इमरजेंसी 1975 के बारे में बताया था। 1975 में जिस तरह से इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया। आपातकाल के दौरान हमने आपको बताया कि न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो एक्शन लिए थे उनके बारे में हमने आपको बताया। और उसके बाद किस तरह से शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया जनता सरकार के द्वारा, वो सारी बातें हमने आपको समझा दिया। आज हम जो नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए वो क्या है, वो देखिए। व्हाट वर द चेंजेस दैट ऑक्यूर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1977 इलेक्शन। 1977 के इलेक्शन के बाद भारतीय राजनीति के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए, वो सारी बातें हम आपको इसमें बताएंगे। आफ्टर 1977 इलेक्शन व्हाट चेंजेस ऑक्यूर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय राजनीति के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे, द कांग्रेस पार्टी बिगेन टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज ए सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। 1977 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी अपने आप को समाजवादी और गरीबों के हितैषी की पार्टी अपने आप को दिखाने लग गई। क्योंकि इसका रीजन क्या था कि जो इलेक्शन हुए थे इमरजेंसी के बाद, उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार हुई थी और उस हार के कारण कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्या सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी अपने आप को दिखाने लग गई एंड बिगेन टू रिसोल्व अराउंड इंदिरा गांधी ओनली। और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी गतिविधियां थी वो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द घूमने लगे। द इशू
of welfare of backward classes also began to dominate politics since 1977। 1977 से एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय राजनीति में छाया रहा, वो था गरीबों के हितों के लिए कार्य करना। गरीबों के हितों को लेकर सभी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो के अंदर अपनी पॉलिसीज को बनाने लगी। तो जो 1977 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा बना है भारतीय राजनीति में, वो था वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कार्य करने का जो मुद्दा था वो छाया रहा। एंड आल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस 1977। 1977 के बाद वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का जो इशू था वो इंडियन पॉलिटिक्स में रहा। एंड इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, और एक मुद्दा और था कि जो अनपिछड़े वर्ग के लोग थे उनको आरक्षण देने का मुद्दा भी छाया रहा। एंड हाइटेंड एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मंडल कमीशन बाय द जनता गवर्नमेंट, और जनता गवर्नमेंट ने अनपिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक मंडल कमीशन भी अपॉइंट कर दिया। मास मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट बिकेम कॉमन इन इंडियन पॉलिटिक्स, और ये 1977 के बाद एक आम बात हो गई। कौन सी? मास मूवमेंट। जनता आंदोलन करने लगी, विद्रोह करने लगी, विरोध प्रकट करने लगी। ये कॉमन बात हो गई 1977 के बाद कि मास मूवमेंट और प्रोटेस्ट का दौर चल पड़ा। एंड किसके आधार पर? ऑन कास्ट, रिलीजन एंड रीजनल आइडेंटिटी। किसके आधार पर ये मास मूवमेंट और प्रोटेस्ट हो रहे थे? जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर जनता मास मूवमेंट करना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो चेंजेस थे 1977 के बाद, उससे पहले ये सारे मास मूवमेंट या प्रोटेस्ट था वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेट था और इस तरह के मूवमेंट नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही 1977 के अंदर जनता गवर्नमेंट बने तो मास मूवमेंट और प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो गया। वो किसके आधार पर था? कास्ट, रिलीजन एंड रीजनल आइडेंटिटी के आधार पर मास मूवमेंट और प्रोटेस्ट आफ्टर 1977 के बाद ये शुरू हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं वो है एलैबोरेट ऑन द नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलवादी जो आंदोलन है उसके बारे में आप समझाएंगे कि ये नक्सलवाद होता क्या है। तो नक्सलाइट मूवमेंट जो नक्सल आंदोलन है वो क्या है? तो ए पीजेंट अपराइजिंग टू प्लेस इन द नक्सलवाड़ी एरिया इन वेस्ट बंगाल इन 1967। देखो, नक्सल एक एरिया है। ये जो नक्सलवाद जो भारत के अंदर फैला हुआ है वो जबरदस्ती हिंसा के तौर पर अपनी डिमांड पूरी कराते हैं। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स उनका अगवा कर लेते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, भारतीय सेनाओं पर भी अटैक करते हैं या किसी लोगों को वो बंधक बना लेते हैं ताकि वो अपनी डिमांड जो उनकी मांगे हैं वो हिंसक गतिविधियों के द्वारा ऐसा वो करते हैं। तो हिंसक गतिविधियों के द्वारा जो अपनी मांगे पूरी करते हैं उसको हम नक्सल, आज हम उसको नक्सल कहना शुरू कर दिया। वास्तव में जो नक्सल क्या था? नक्सल एक एरिया है, कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो नक्सलवाड़ी एरिया के अंदर एक किसान विद्रोह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में? वो इन 1967 में। नक्सलवाड़ी एक क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में जहां 1967 के अंदर एक किसान आंदोलन शुरू हुआ। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल कैडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पीजेंट्स मूवमेंट जो नक्सलवाड़ी एरिया के अंदर वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था उनका नेतृत्व वहां के स्थानीय कोडर के नेता कर रहे थे, और स्थानीय कोडर के उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थानीय लोकल कैडर के लोग थे वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे ऑफ इंडिया। मार्केट द पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड टू सेवरल स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो मूवमेंट था नक्सलवाड़ी एरिया से फैलकर भारत के दूसरे स्टेटों में फैल गया एंड केम टू बी नोन एज नक्सलाइट मूवमेंट, और इसको नक्सलवाद या नक्सलवाड़ी आंदोलन कहा जाने लगा, नक्सल आंदोलन कहा जाने लगा, उसी के रूप में जाना जाता है इसको। इन 1969 द मूवमेंट केम अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार। अब देखिए 1969 के अंदर ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? चारू मजूमदार एक लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और कम्युनिस्ट पार्टी के कौन लीडर? मार्क्सिस्ट लेनिनवाद के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी जो कि किसके अंडर में थी? चारू मजूमदार के अंडर में। उसको जो नेता थे कम्युनिस्ट और ये मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो मार्क्सिस्ट और लेनिनवाद को बढ़ावा दे रही थी, उसका एक लीडर था चारू मजूमदार। ये नेतृत्व उसके हाथों में चला गया।
इट यूज्ड फोर्स, और उसकी जो विचारधारा कैसी थी, वो एक, ध्यान दीजिए, स्नैच लैंड फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स एंड गिव टू बी पुअर। अब देखिए जो ये चारू मजूमदार था, ये माओवादी, माओ दर्शन का समर्थक था। माओ दर्शन में क्या होता है, हिंसक गतिविधियां होती है और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वो हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। तो जब ये नक्सल आंदोलन किसके नेतृत्व में गया, चारू मजूमदार, और चारू मजूमदार क्या चाहते थे, इट यूज्ड फोर्स टू स्नैच लैंड फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स। अभी चारू मजूमदार जबरदस्ती, जो धनी किसान थे, रिच लैंड ओनर से, उनसे उनकी जबरदस्ती जमीनों को छीनते एंड गिव इट टू पुअर एंड लैंडलेस, और जो गरीब और जो भूमिहीन लोग थे उनको वो दे देते थे। तो ये थे नक्सलवाड़ी आंदोलन। नक्सलाइट मूवमेंट कहलाता है नक्सलवाड़ी आंदोलन। वेस्ट बंगाल के अंदर 1967 के अंदर एक किसान आंदोलन होता है, और किसान आंदोलन होने के कारण इस नक्सलवाद जो आंदोलन था उसको लीड कौन कर रहे थे, वेस्ट बंगाल के अंदर नक्सलवाड़ी एरिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी कैडर के जो नेता थे वो इनको लीड कर रहे थे। और बाद में ये जो मूवमेंट है भारत के कई राज्यों में फैल गया, और इसी को हम नक्सलवाद कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ चारू मजूमदार। अब जो ये नक्सलाइट जो मूवमेंट था वो 1969 में किसके हाथों में गया, चारू मजूमदार के हाथों में चला गया। तो उसी चारू मजूमदार के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं कि चारू मजूमदार कौन थे। तो चारू मजूमदार वाज ए कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड द लीडर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। देखो चारू मजूमदार एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी साम्यवादी क्रांतिकारी थे एंड द लीडर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट, और नक्सलवाद जो आंदोलन था उसके लीडर थे। ही पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था। एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वो मेंबर बन गए। ही लेफ्ट द सीपीआई, उसने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ दिया एंड फाउंडेड द सीपीआई मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिज्म, और बाद में उसने कौन सी पार्टी की स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिज्म, एंड बिलीव इन द मोस्ट पाथ ऑफ पीजेंट रिबेलियन, और वो माओवादी दर्शन का फॉलो करने वाले थे। माओवादी जो दर्शन है उनको फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, उस दर्शन के ऊपर वो चलने वाले थे। एंड डिफेंडेड रेवोल्यूशनरी वायलेंस, ही डाइड इन पुलिस कस्टडी इन 1972। अब देखिए जो माओवादी दर्शन के आधार पर चलने वाले व्यक्ति थे चारू मजूमदार, और उसकी मृत्यु एक पुलिस कस्टडी के अंदर 1972 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे थे, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई थी, वो सारी बातें आगे हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इमरजेंसी के दौरान ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गैर संवैधानिक था या असंवैधानिक था। तो व्हाट वर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप दैट वर टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए जो गैर संवैधानिक था। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि एक समाजवादी नेता थे राजनारायण, उन्होंने एक चुनाव से रिलेटेड एक याचिका दायर की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ की, और उस दायर याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो अवैधानिक है या असंवैधानिक है। बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी, और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने संविधान में 39वां संविधान संशोधन किया, और उन 39वें संविधान संशोधन के दौरान ये किया गया कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के निर्वाचन से संबंधित जो फैसला करेगा वो इस तरह का बनाया गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय उसमें नहीं कर सकता। ऐसे कुछ नियम कानून उसमें बनाए गए, और बाद में जो 25वां जो संविधान संशोधन था वो
निरस्त हो गया 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये किया गया बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वो वैध है। तो इमरजेंसी क्यों लागू की? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वो अवैध है और इंदिरा गांधी 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने संविधान में 39वां संशोधन किया और उस 39वें 39th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके लागू होने के बाद 25th जो संविधान संशोधन था वो अपने आप ही निरस्त हो गया और सारी की सारी शक्तियां अब सर्वोच्च न्यायालय के पास चली गई और सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो वैध है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान, अपने निर्वाचन को उसने वैध करार दे दिया। इसी तरह से द शाह कमीशन अपॉइंट किया गया था 1977 के अंदर। जनता गवर्नमेंट ने एक शाह कमीशन अपॉइंट किया कि जो भी ज्यादतियां या अत्याचार दुराचार जो इमरजेंसी के दौरान हुए उनकी जांच कराने के लिए जांच आयोग अपॉइंट किया गया था। और उस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि द शाह कमीशन इन इट्स रिपोर्ट हैज लिस्टेड द वेरियस अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप टेकन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान कौन कौन से कदम लिए सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज यूज्ड टू अरेस्ट अपोजिशन लीडर। जो विरोधी दल के जो नेता थे, विरोधी पार्टियों के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वेयर बाय द कमीशन एस्टिमेट दैट, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड। इमरजेंसी के दौरान 1,11,000 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसी तरह देयर वाज स्ट्रिक्ट प्रेस सेंसरशिप, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स सच एज संजय गांधी एक्सरसाइज पावर इन गवर्नमेंट। एक नॉन गवर्नमेंट जो सरकार में नहीं रहते हुए एक व्यक्ति जो कि संजय गांधी थे वो पावर का इस्तेमाल कर रहा था, सरकार की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि सरकार में न रहते हुए सरकार की जो शक्तियां थी उनको यूज कर रहा था। एंड इंटरफेयर एंड इन इट्स फंक्शनिंग, और सरकार के कार्यों में वो इंटरफेयर कर रहा था। ध्यान दीजिए, नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल, सरकार में न रहते हुए, सरकार का एक पार्ट भी नहीं था वो, नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स सच एज संजय गांधी एक्सरसाइज पावर इन गवर्नमेंट। अब जो नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति था वो सरकार की पावर का इस्तेमाल कर रहा था और सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा था जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। फोर्स स्टेरिलाइजेशन, जबरदस्ती नसबंदी एंड डेमोलिशन ऑफ स्लम्स कॉज्ड आउटरेज अमंग द पीपल। एक तो जबरदस्ती उन्होंने नसबंदी का काम कराया गया और जो झोपड़ जो डेमोलिशन ऑफ स्लम्स थी, स्लम्स का मतलब जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको जबरदस्ती वहां से सफाया कराया गया, जिसके कारण से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी बहुत से काम हुए। इंदिरा गांधी ने अपना जो निर्वाचन था वो वैध करा दिया संविधान में संशोधन करके, और विपक्षी नेताओं को बहुत ज्यादा गिरफ्तार किया गया। लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई और नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल सच एज संजय गांधी एक्सरसाइज पावर इन गवर्नमेंट एंड इंटरफेयर इन फंक्शनिंग एंड देखो इसमें फोर्स स्टेरिलाइजेशन एंड डोमिनेशन ऑफ द स्लम्स कॉज आउटरेज अमंग द पीपल। जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराना और जो झोपड़ ये स्लम्स थी, झुग्गी झोपड़ियां थे, उनको हटाना, जिसके कारण से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो ये कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स थे ड्यूरिंग इमरजेंसी वो लिए गए थे। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।